वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं क्वांटम संख्याओं के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या, इन चारों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कोसों के बारे में या ऑर्बिट के बारे में बताती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोषों के बारे में बताती है। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कक्षकों के बारे में बताती है। और स्पिन क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसके बारे में बताती है। ठीक है, हम चारों क्वांटम संख्याओं का अध्ययन कर चुके हैं और मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्वांटम संख्याओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्वांटम संख्याओं का मैंने अध्ययन कर लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे सामने कुछ मान लिखे हुए हैं, इन मानों के द्वारा बताइए कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा रहा है। आपके सामने कुछ वैल्यूज लिखी गई हैं। आपको पता है कि n मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को व्यक्त करती है, l द्विगंशी क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है, m चुंबकीय क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है और s चक्रण क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है। मैंने आपके सामने चारों ही मान दे रखे हैं, चारों ही वैल्यूज लिख रखी हैं। आपको इन वैल्यूज के माध्यम से बताना है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहां पर है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहां पर है। भाई प्लस हाफ मतलब एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, दैट्स क्लियर। प्लस हाफ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। यदि ये ऐसे होता दो इलेक्ट्रॉन एक ही युग्मन में पाए जाए तो प्लस हाफ एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ दूसरे का बराबर एक। अगर ये एक होता या बोल सकते प्लस हाफ माइनस हाफ होता तो कहते दो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, प्लस हाफ होते तो दो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ केवल एक ही रोटेशन दे रखा है, केवल प्लस हाफ, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ये तो हमें क्लियर हो गया। दूसरी बात, n का मान 2 है। n का मान 2 मतलब कोष की संख्या 2। l का मान 1 है। जब l का मान 1 होता है उसे हम बोलते हैं p। इसका मतलब कौन सा ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल बच्चा, 2p ऑर्बिटल है। और m का मान -1 है। कल मैंने आपको बताया कि जब भी p ऑर्बिटल होता है ये 3 कक्षक पाए जाते हैं, -1, 0, +1। मैंने आपको बताया कि -1 मोस्टली px के लिए, +1 py के लिए और 0 pz के लिए यूज करते हैं। यहां दे रखा है m का मान -1, इसलिए हम लिखेंगे इसको x। चूंकि s बराबर प्लस हाफ है, इसका मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इसलिए इसे लिख देंगे 1। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, यह इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा आपका 2p(x)(1) में। कहां पाया जाएगा ये जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, यह इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा कहां पर, 2p(x)(1) कक्षक में। ठीक है, अब यदि इसी में आपको क्या दे दे कि n बराबर 2, l बराबर 1, लेकिन अब की बार m बराबर क्या दे रहा है, वो +1 दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा 2p(y)(1) में। दैट्स क्लियर। यहां से आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, उस क्वेश्चन का हल आप मुझे बताइएगा कि Fe3+ आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं। उसके लिए n का मान, l का मान, m का मान और s का मान, चारों ही क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं Fe+3 आयन के लिए। पहली बात तो Fe जो है उसका परमाणु क्रमांक होता है 26। कितना होता है, 26। इसके यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखेंगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। ये होगा, ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Fe का। हमारा क्वेश्चन है Fe+3 आयन के लिए जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उस अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखने हैं। पहले तो Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन सबसे ढीले बंधे हुए रहते हैं, इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे
जब भी आयनन करना होगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के ऑर्बिटल से निकलेंगे। बाह्यतम कोष कौन सा है? चौथा ऑर्बिटल। चौथा ऑर्बिटल बाह्यतम कोष है। तीसरा ऑर्बिटल उसके अंदर वाला कोष है। हम 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देंगे, लेकिन हमें निकालने कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने थे? हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे। तो 1 इलेक्ट्रॉन डी से निकल जाएगा, तो हमारे पास जो विन्यास बचेगा वो क्या बचेगा? आपका 3d5 विन्यास बचेगा, क्योंकि 4s0 3d5 विन्यास बचेगा। आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो देखिए यहां पर यह बात हुई कि डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। कितने ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं? डी में 5 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये -2 -1 0 +1 +2 ये इसकी वैल्यूज हुई। हमने 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये एक एक करके 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 3d5 है इसलिए। ठीक है, अब बात आती है कि इनके लिए हमें एन का मान, एल का मान, एम का मान और एस का मान लिखना है। बात आती है एन के मान की, चूंकि ये 3d है, 3d ऑर्बिटल्स है, 3d ऑर्बिटल के लिए एन का मान ये रही, आगे जो संख्या लिखी हुई है वही एन का मान है, n बराबर 3। एल की बात करें, डी के लिए एल का मान कितना होता है? डी के लिए कितना होता है एल का मान? 2। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। यहां पर एल का मान क्या हो गया? 2। अब बात आती है एम के मान की। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि Fe+3 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखने। अंतिम इलेक्ट्रॉन ये रहा। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए m का जो मान है वो कितना है? +2। अब बात आती है स्पिन की। चूंकि ये सारे के सारे एक ही दिशा में भरे हुए हैं, सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में, इसलिए स्पिन कौन सी हो जाएगी? +½ तो अब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम क्या निकाल सकते हैं? चारों क्वांटम संख्याओं के मान आसानी से निकाल सकते हैं। हम इन चारों क्वांटम संख्याओं के द्वारा बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल्स में पाया जा रहा है। कहां पाया जा रहा है? 3d ऑर्बिटल्स में पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हम आसानी से बता पाएंगे। इस तरह से हम चारों क्वांटम संख्याओं के अध्ययन के द्वारा आसानी से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा रहा है। ठीक है, तो अब जो इसके बाद हम, ये तो हुआ अपना टॉपिक पूरा क्वांटम संख्याएं। अब हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, जिसका नाम है आपके पास त्रिज्य, तरंग फलन तथा प्रायिकता वितरण आरेख। क्या है? त्रिज्य, जिसे हम गोलीय भी कहते हैं, तरंग फलन तथा प्रायिकता वितरण आरेख। रेडियल वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, यह आपका नेक्स्ट टॉपिक है। त्रिज्य या गोलीय तरंग फलन या प्रायिकता वितरण आरेख। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? अब देखिए, ये जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले तो एक शब्द आ रहा है त्रिज्य या गोलीय। देखिए, त्रिज्य से मतलब है कि ये जो तरंग फलन होगा, यह तरंग फलन त्रिज्या से डिपेंडेड होगा। त्रिज्या मतलब ये नाभिक, ये बाह्यतम कोष का ये बाह्यतम कोष, इसके लिए अगर त्रिज्या का मान देखें तो नाभिक से बाह्यतम कोष के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? इसकी त्रिज्या कहलाएगी r। क्या कहलाएगी यह दूरी? यह दूरी इसकी त्रिज्या कहलाएगी r। ठीक है, तो किसी कक्षक में यदि हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दूरी के साथ देख रहे हैं, त्रिज्या के साथ देख रहे हैं, तो ऐसा तरंग फलन त्रिज्य तरंग फलन कहलाएगा। वापस से देख लीजिए, यदि हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को, क्योंकि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अपने पढ़ा था, प्रायिकता से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा रहा है। यदि हम किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को यदि दूरी के सापेक्ष या त्रिज्या के सापेक्ष अध्ययन कर रहे हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? त्रिज्य तरंग फलन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अपन त्रिज्य तरंग फलन कहते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, मैं केवल एक ही कोष बना लेता हूं कि ये आपका नाभिक है,
ये इसका कोस, ठीक है। जैसे माना कि नाभिक के आकर्षण बल के कारण यह कोस क्या हो गया आपका, छोटा हो गया। यह जो छोटी सी दूरी है, इनके मध्य का जो गैप है, इसे मैंने कहा डी आर। इस स्मॉल दूरी क्या कहा मैंने, डी आर कहा, और ये पूरी दूरी क्या थी आपकी, आर थी। अगर मैं कंप्लीट यहां से लेकर बाह्यतम कोश के लिए लिखूं, क्या लिखूंगा, आर प्लस डी आर। क्या लिखूंगा मैं, आर प्लस डी आर लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, ठीक है। जैसे माना अपन ने क्या बोला कि ये नाभिक है, ये बाह्यतम कोश है, आप मान लो इसका आकार बड़ा हो गया, या मान लो कि ये बाह्यतम कोश है, आकार छोटा हो गया, कुछ भी मानो। इसकी टोटल दूरी तो आर प्लस डी आर है, लेकिन ये जो इन दोनों के बीच का गैप है, ये क्या है, डी आर। अब हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं कि ये स्मॉल दूरी जो है डी आर, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कैसे होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को देखने के लिए, इस छोटी सी दूरी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को देखने के लिए हम त्रिज्य तरंग फलन का प्रयोग करते हैं, गोलीय तरंग फलन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चूंकि कोई भी परमाणु एक गोला होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। परमाणु जो है, कोई भी कक्षक, कोई भी परमाणु गोलाकार होता है, गोलाकार होने के कारण इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा आपका, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। अब देखिए, इस छोटे से दूरी डी आर में हमें निकालना है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी होगी। वह निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस छोटी दूरी स्मॉल डी आर के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, इस आयतन का अवकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष, डी बाई डी आर। आर के सापेक्ष इस वॉल्यूम के मान का, वी के मान का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। अवकलन करने पर क्या होगा, देखिए 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट राशि का कभी अवकलन नहीं होता, वो आगे की साइड आ जाएगा। डी बाई डी आर आर क्यूब, ठीक है। अवकलन समाकलन आपने पढ़े होंगे, यहां पर अवकलन समाकलन का हल्का सा यूज होगा, जो सूत्र काम में आएगा मैं बता दूंगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले इसको वापस से समझिए हमने किया क्या है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं त्रिज्य गोलीय तरंग फलन की। चूंकि नाम में ही आ रहा है त्रिज्य तरंग फलन, रेडियल वेव फंक्शन। त्रिज्य से मतलब है कि यह त्रिज्या से संबंधित है, दूरी से संबंधित है। और आगे लिखा हुआ है प्रायिकता वितरण आरेख, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना से संबंधित है। यदि हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना का अध्ययन दूरी के सापेक्ष करें या त्रिज्या के सापेक्ष करें, यदि उनका अध्ययन में अपन दूरी के सापेक्ष कर रहे हैं तो उसे अपन त्रिज्य तरंग फलन कहते हैं, ठीक है। चूंकि ये गोला है, पहले इसका आकार इतना था, माना हल्का बड़ा हो गया, हल्का छोटा हो गया। कहने का मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो स्मॉल डी आर है। इतनी सी छोटी दूरी में डी आर में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी, उसे समझने के लिए अपन ने क्या किया, इस गोले का आयतन लिख दिया। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें इस छोटी सी दूरी डी आर के लिए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना निकालनी है, इसलिए अपन ने क्या किया, आर के सापेक्ष इस आयतन का अवकलन कर दिया, डी वाई डी आर वी। हम जानते हैं कि अवकलन करते समय कांस्टेंट राशि का अवकलन नहीं होता, इसलिए 4/3 पाई तो आगे निकाल दिया। हमारे पास क्या रह गया, डी वाई डी आर आर क्यूब, ठीक है। देखिए, यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास इसका अवकलन क्या होगा, हमारे पास देखिए, अगर ऐसा है कि डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब या एक्स एन, ऐसा अगर है तो अपन ने सूत्र पढ़ा है कि एन इंटू एक्स की पावर एन -1, ये इसका अवकलन होता है, ठीक है। यदि एक्स के सापेक्ष एक्स एन का अवकलन किया जा रहा है तो इसके ऊपर जो घात है वह घात तो आ जाएगी आगे, ये एन जो घात है ये तो आ गई आगे, इंटू एक्स की पावर इस घात का -1, ये इसका क्या होगा, अवकलन होगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं इसका अवकलन कर देता हूं, 4/3 पाई, इसका आर क्यू का अवकलन करेंगे, 3 आगे आर 3 -1, जिस प्रकार से n -1 इसी प्रकार से 3 -1 आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका अवकलन प्राप्त हुआ 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर। 3 से
3 कट हो जाएगा, बचा के हमारे पास ये बचा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर डीवी बाई डी आर बराबर क्या आ गया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आई। अब देखिए मैं आर स्क्वायर का पक्षांतरण कर देता हूं इधर, तो डीवी बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर का पक्षांतरण इधर कर दिया मैंने, तो डीवी बराबर ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों ही साइड साइन स्क्वायर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ हैंडिंग इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों ही साइड में, इसलिए मेरे पास आया साइन स्क्वायर डीवी बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डॉट साइन स्क्वायर। ये मेरे पास समीकरण आया, साइन स्क्वायर डॉट डीवी बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर डॉट साइन स्क्वायर आ गया मान। अब मैं क्या कर रहा हूं आगे कि मैं इस साइन स्क्वायर को, चूंकि अपन दूरी के सापेक्ष बात कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या कर देता हूं साइन स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख देता हूं। बात वही है, अर्थ वही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैंडिंग इलेक्ट्रॉन, केवल अपनी सुविधा के लिए कि हमने ये दूरी के सापेक्ष देखा था, इस वजह से मैं इसको साइन स्क्वायर को कैपिटल आर स्क्वायर लिख रहा हूं। आप साइन स्क्वायर भी लिख दीजिए तो भी कोई गलती नहीं है। मैं यहां पर साइन स्क्वायर को कैपिटल आर स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूं जिससे हमें यह ध्यान रहे आर को देखकर कि हमने दूरी के सापेक्ष बात कर रहे हैं, हम किसकी, त्रिज्य तरंग फलन की, दूरी के सापेक्ष बात कर रहे हैं, ऐसा ध्यान रखने के लिए मैंने साइन स्क्वायर को आर स्क्वायर के रूप में लिख दिया। तो आर स्क्वायर डॉट डीवी बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर डॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हुई है। आर स्क्वायर डीवी बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर डॉट आर स्क्वायर। अब बात आती है कि ये आर स्क्वायर डीवी क्या है, तो आर स्क्वायर डीवी है एक स्मॉल दूरी डी आर के सापेक्ष स्मॉल वॉल्यूम डीवी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, क्योंकि हम पहली बात कर चुके हैं कि डी आर के सापेक्ष या बोल सकते हैं दूरी के सापेक्ष स्मॉल वॉल्यूम डीवी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी, यह आर स्क्वायर डीवी इसे व्यक्त करेगा। आर स्क्वायर डीवी क्या है, आर स्क्वायर डीवी है दूरी के सापेक्ष स्मॉल वॉल्यूम डीवी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। कौन व्यक्त कर रहा है इसे, आर स्क्वायर व्यक्त कर रहा है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग से ही देख के चलना है कि अपन ने किया क्या है, दूरी के सापेक्ष स्मॉल वॉल्यूम डीवी का अवकलन किया है, इस वजह से इसको भी हम क्या बोल रहे हैं कि दूरी के सापेक्ष स्मॉल वॉल्यूम डीवी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को यह आर स्क्वायर डीवी व्यक्त कर रहा है। चूंकि ये और ये मान एक ही है, तो ये जिसको व्यक्त कर रहा है वही इसको व्यक्त करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब एक छोटे से वॉल्यूम में दूरी के सापेक्ष हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना देख रहे हैं, इसलिए किसके, इलेक्ट्रॉन एक आवेश है, चूंकि वॉल्यूम के लिए देख रहे हैं इसलिए हम इसको बोल सकते हैं आवेश घनत्व। क्या बोल सकते हैं इसे हम आवेश घनत्व या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं तो या तो इसको आवेश घनत्व बोल दीजिए या इलेक्ट्रॉन घनत्व बोल दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो आवेश घनत्व का मान है वो है आर स्क्वायर डीवी बोल दो, चाहे उसे आप 4 पाई आर स्क्वायर टी आर डॉट कैपिटल आर स्क्वायर बोल दो। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आवेश घनत्व या चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब देखिए जब हम क्या करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डॉट कैपिटल आर स्क्वायर का ग्राफ स्मॉल आर के साथ खींचेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे बिंदु प्राप्त होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होगी। वापस से सुन लीजिए, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि यदि इस 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डॉट आर स्क्वायर का स्मॉल आर के साथ में ग्राफ खींचता हूं, त्रिज्या के साथ में अगर मैं ग्राफ खींच रहा हूं, तो ग्राफ खींचने पर हमारे पास कुछ ऐसे बिंदु प्राप्त होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत कम या बिल्कुल शून्य होगी। चूंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, नोड। और कौन सी नोड कहते हैं, ऐसे क्षेत्रों को हम रेडियल नोड कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम रेडियल वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्रों को हम त्रिज्य नोड या रेडियल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन, त्रिज्य नोड या रेडियल नोड कहते हैं।
ठीक है, देखिए ये डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना, लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना है कि खींचा जाने वाला ग्राफ आवेश घनत्व, जिसे हम इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बोलते हैं, एवं दूरी के मध्य खींचा जा रहा है। अब हम जो ग्राफ खींचेंगे उसकी बात कर रहे हैं हम। जो ग्राफ खींचा जाएगा वह ग्राफ आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी व दूरी के मध्य में खींचा जा रहा है। आप यदि ये नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, वैसे कोई कठिन काम नहीं है। किया कुछ नहीं है कि पहले आयतन था उसका अपने दूरी के सापेक्ष अपकलन कर दिया, अपकलन करने के बाद ये मान प्राप्त हुआ, ये जो मान प्राप्त हुआ dr का इधर पक्षांतरण किया, ये मान प्राप्त हो गया, साइन स्क्वायर से गुणा किया। साइन स्क्वायर को हमने कैपिटल आर स्क्वायर के रूप में लिखा, क्यों? जैसे हमको ध्यान रहे कि आर से हमारा ध्यान आ जाएगा कि हम बात करें रेडियस की, दूरी की, रेडियस की बात करें, त्रिज्या की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे ध्यान आ जाएगा कि दूरी के सापेक्ष हमने स्मॉल वॉल्यूम डीवी का अवकलन किया था, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि दूरी के सापेक्ष स्मॉल वॉल्यूम डीवी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। चूंकि एक स्मॉल वॉल्यूम डीवी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बात हो रही है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन घनत्व या इसे हम क्या कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। अब इस पूरे मान और आर के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचूं तो उस ग्राफ को खींचने पर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज प्राप्त हो रही हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी, 0 होगी। ऐसे जो मान होंगे उन्हें हम रेडियल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम रेडियल नोड कहते हैं। अब बात आती है कि रेडियल नोड क्या है, तो देखिए रेडियल से मतलब नहीं है, अगर जहां भी नोड शब्द आपको दिख जाए तो नोड से हमारा मतलब है कि ऐसे बिंदु या ऐसे क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है या इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों को हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्षेत्रों को हम नोड कहते हैं। जैसे आप जब पी ऑर्बिटल बनाते हो तो पी ऑर्बिटल बनाते टाइम आप देखते हो कि ये बिंदु जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए यह क्षेत्र जो है, यह जो बिंदु है, इसे नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे नोड कहा जाता है। जबकि इस वाले क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि नोड जब भी शब्द आए आपको एक बात याद रखनी है कि ऐसा कोई बिंदु है, ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है, इसीलिए हमने उसको नोड कहा है। चूंकि यहाँ नोड रेडियल नोड की बात हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्मॉल वॉल्यूम डीवी में ऐसे बिंदु जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 हो, 0 हो, ऐसे बिंदु रेडियल नोड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेडियल नोड कहलाएंगे। अब बात आती है कि किसी परमाणु में, किसी उपकोष में रेडियल नोड की संख्या क्या होगी, उसे हम कैसे ज्ञात करें? तो रेडियल नोड सीधा सीधा डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल और एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन और एजीमुथल क्वांटम नंबर एल पर। रेडियल नोड को निकालने का सूत्र है एन माइनस एल माइनस 1। इसके द्वारा आप रेडियल नोड की संख्या निकाल सकते हो कि कौन से उपकोष में कितनी रेडियल नोड पाई जाएंगी और कौन से उपकोष में कितनी रेडियल नोड नहीं पाई जाएंगी। देखिए अब जैसे मैं बात करूं आपके सामने कि 1s जो ऑर्बिटल है, उस 1s कक्षक के लिए रेडियल नोड की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी बात कर रहे हैं हम? 1s की। तो 1s कक्षक के लिए रेडियल नोड की संख्या ज्ञात कीजिए। रेडियल नोड का सूत्र है n माइनस एल माइनस 1। n का मान कितना है? 1 माइनस s के लिए l का मान कितना होता है? 0 माइनस 1 बराबर 0। कहने का मतलब s ऑर्बिटल में कोई भी रेडियल नोड नहीं पाई जाएगी, त्रिज्य नोड नहीं पाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 2s ऑर्बिटल की। किसकी बात करें? 2s ऑर्बिटल की। वही सूत्र एक ही है कि n माइनस एल माइनस 1। यहाँ n का मान कितना है? 2, l का मान कितना होगा? 0, क्योंकि s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के लिए l का मान होता है 0। 2 माइनस 0 माइनस 1 बराबर 1। इसका मतलब 2s ऑर्बिटल में एक नोड पाई जाएगी। कितनी नोड पाई जाएगी? एक नोड पाई जाएगी। अब बात करते हैं हम 3d ऑर्बिटल की। किसकी ऑर्बिटल की? 3d ऑर्बिटल की। देखिए वही n माइनस एल माइनस 1। यहाँ n की बात की जाए तो n कितना होगा? 3। l की बात की जाए तो l कितना होगा? d के लिए 2, क्योंकि d ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर l 2 होता है। माइनस का 1 बराबर 0। इसका मतलब 3d ऑर्बिटल में भी कोई नोड नहीं पाई जाएगी। अब हम बात करते हैं 3p ऑर्बिटल की। तो n माइनस एल माइनस 1, n का मान 3, l का मान 1, माइनस 1 बराबर 1। 3p ऑर्बिटल में भी एक नोड पाई जाएगी। कितनी नोड पाई जाएगी? 3p ऑर्बिटल्स में भी एक नोड पाई जाएगी।
इस प्रकार से n माइनस एल माइनस 1 जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि किसमें कितनी नोड पाई जाएंगी। उन नोडों की संख्या को निकालने के बाद हमें ऐसे पता लग जाएगा कि ऐसे कितने क्षेत्र होंगे, ऐसे कितने बिंदु होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होगी। तो हम बता सकते हैं कि 1s और 3d में नोड ही नहीं पाई जाती। कहने का मतलब ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो। ठीक है, कक्षकों में ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो। लेकिन हम बात करें किसके लिए, 2s और 3p के लिए, यहां पर हमारे पास कितनी नोड्स आ रही हैं, एक नोड आ रही है। कितनी नोड, एक नोड आ रही है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम 4πr² और स्मॉल r के बीच में ग्राफ खींचेंगे, वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।